तो जी शुरू हो गया। अच्छा जी, सब खैरियत से हैं? यस सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी हाजिरी सर। लगवाएं, सारे हाजिरी लगवाएं, हाजिरी। आप सुना। सब शुक्र है अल्लाह का, सब करम है। ये फिर अटेंडेंस बोल रहे हैं। अच्छा, अटेंडेंस खोल लेते हैं, अटेंडेंस खोल लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह, स्ट्रेंथ काफी है, 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ। तो अच्छा, ये अब मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है कि काफी इसके बाद जो है ना, आप लोगों को समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे साथ साथ चलिएगा, जहां पे समझ ना लगे ना मुझे रोक देना। ठीक हो गया? ओके सर। ओके। अच्छा जी, मैंने एक्सेल शीट ओपन कर ली है। इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें सबसे पहले समझनी है कि ये स्टेटमेंट्स हैं क्या। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट है, दैट स्टेटमेंट इज इनकम स्टेटमेंट। सेकेंड जो स्टेटमेंट है, दैट इज अ बैलेंस शीट। ठीक हो गया? तो चलो भाई लिखो, दैट इज अ बैलेंस शीट। तीसरी स्टेटमेंट जो है वो जो हमारे मतलब की स्टेटमेंट है, जो इस चैप्टर के अंदर हमें चाहिए होगी, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। ठीक हो गया? तो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं। मुझे पता है कि बहुत से स्टूडेंट्स की बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग की नहीं है। उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि समझना पड़ेगा कि ये 3 स्टेटमेंट्स हैं क्या बेसिकली। और आपकी स्लाइड्स के अंदर अगर हम देखें ना, तो हमें स्लाइड्स के अंदर बनी हुई नजर आती हैं स्टेटमेंट्स। मैं आपके सामने स्लाइड्स भी खोल देता हूँ। सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमें नजर आ रही है वो दैट इज इनकम स्टेटमेंट। ठीक हो गया? ये इनकम स्टेटमेंट की एक एग्जांपल है। तो हम पहले इसको बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं होती क्या है। तो इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि हमें बताती है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। और हर बिजनेस अपनी इनकम स्टेटमेंट जरूर बनाता है और बैलेंस शीट जरूर बनाता है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के अंदर 2 चीजें आती हैं। एक हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और दूसरा जो है वो हमारे रेवेन्यूज आते हैं। ठीक हो गया? रेवेन्यू से मुराद ये कि हमारी कमाई, हम पैसे कहाँ से कमा रहे हैं। अगर हम कोई अगर हम कोई सामान बेच रहे हैं तो सेल्स रेवेन्यू होगा। अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं तो वो सर्विसेज रेवेन्यू होगा। ठीक है? तो एक्सपेंसेस के स्पेलिंग मैं जरा सेट कर लूं। सिस्टम बड़ा स्लो हो गया भाई। ठीक हो गया? अब इसके लिए जब हम इसको प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सेल्स रेवेन्यू को लिखते हैं। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये 3 स्टेटमेंट्स लेके क्यों बैठ गया। तो इसके हम मकसद ये है कि जब तक आप ये 3 स्टेटमेंट्स नहीं समझेंगे ना, तो आपको सवाल हल करने में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। अगर आपको ये 3 स्टेटमेंट्स पता होंगे कि इनमें आता क्या क्या है, तो सवाल हल करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू की सबसे पहले फिगर आती है हमारे पास। कोई भी फिगर हम ले सकते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे ये मैंने फिगर लिख दी है, तो सेल्स रेवेन्यू में से जो चीज माइनस होती है वो हमारे सीजीएस इसको कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसको हम माइनस कर देते हैं। सपोज जो भी अमाउंट थी यहाँ पे हमने इसको माइनस किया, तो हमारे पास एक फिगर आ जाती है जिसको हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। तो ये हमारे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। सपोज मैं कहता हूँ जी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है हमें, तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर हम इसके बाद मेंशन कर दें। जी बेटा। जी हेलो जी, कोई सवाल था? जी बेटा,
क्वेश्चन है कोई? जी कोई क्वेश्चन है? मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन है, तो अच्छा सर, जी बेटा। चीजें जो हम फाइंड करेंगे इसमें हम ये करेंगे ओपनिंग बैलेंस प्लस परचेजेस, फिर फ्रेट इनवर्ट को हम ऐड करेंगे, फिर क्लोजिंग को हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास सीजीएस आएगा ना? जी अभी इतनी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं, हमारे ये सवाल जो है कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ हम सीजीएस यहाँ पे देखेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे होते तो सारी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे जी जी, फाइनेंस के अंदर हमें सीजीएस की अमाउंट दी नहीं होगी। करना होता। हाँ हमें हमें फाइंड आउट नहीं करना, ठीक हमें है, सिर्फ जो है ना बेसिक इनकम स्टेटमेंट समझनी है कि वो सारी इनकम चीजें ये स्टेटमेंट होती गिवन है। होती हैं पहले। जी जी, ये गिवन होती है, ये सीजीएस आपको ये इनकम स्टेटमेंट बनी हुई मिलेगी, चलिए ठीक है। क्वेश्चन के अंदर बनी हुई मिलती है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो देखिए, आप अपना क्वेश्चन नंबर 1 खोलेंगे तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनी हुई मिलेगी। खैर जी हमारे पास सर, ग्रॉस वो प्रॉफिट जो आ गया। वो जो फॉर्मूलेज आपने बताए हैं, बेटा फॉर्मूलेज गैर इसमें जरूरी अगर सवाल नहीं करने आपने, अभी अभी मैं फॉर्मूलाज करवा रहा हूँ, अभी जो चीज करवा रहा हूँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो करें। नहीं नहीं सर, ओके क्लियर है। ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपका जवाब दे दिया, फॉर्मूलाज वगैरह जो है ना वो बाद में देखेंगे हम, जब उसकी बारी आएगी। ठीक हो गया? अपना भी टाइम नहीं जाया करना, जो साथ आपके बैठे लेक्चर दे रहे हैं उनका भी टाइम नहीं जाया करना, रेलिवेंट क्वेश्चन पूछना है बेटा। ठीक हो गया? आंसर सबके मिलेंगे, थोड़ा सा लिख लो, अगर कुछ समझ आता है कि यार ये सवाल मैंने पूछना है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो उसके अंदर हम कर लेंगे। वैसे जो मैं चीज बना रहा हूँ इसके अंदर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे वो कर सकते हो। ठीक है? इसमें से फिर हम लेस करेंगे बेटा, अ, तमाम एक्सपेंसेस जो भी हैं, हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, हमारे मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, अ, हमारे अगर कोई सैलरीज हमने देनी है, और अगर हमारे एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया? अगर एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो भी हमने माइनस करने हैं। उसके अलावा अगर हमारे किसी भी किस्म के और हमारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, जिससे हम कह देते हैं कि जी कि हमने रेंट रेंट के एक्सपेंस है, और उसके अलावा सॉरी बेटा, ये थोड़ा सा मेरा ना सिस्टम स्लो हो गया, पता नहीं क्या वजह। रेंट के अलावा और कोई भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे ये जो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट दी गई है इसमें से हम लेस कर देंगे। ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ चीजें हमें हाईलाइट करनी है ताकि हम उसको बाद में याद रख सकें। ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने तमाम के तमाम एक्सपेंसेस, या अब मैं लिख रहा हूँ कि ऑल अदर एक्सपेंसेस को हमने लेस कर देना है। ठीक हो गया? ये हमने ग्रॉस प्रॉफिट में से निकाल दिए, और हमारे पास अल्टीमेटली यहाँ पे एक फिगर आ जाएगी। ये जो फिगर आएगी, सपोज मैं इसे कहता हूँ कि जनाब ये हमारे पास 15,000 की फिगर आ गई है। 15,000 की फिगर आ गई है, ये तमाम एक्सपेंसेस को लेस करने के बाद। तो इस जो फिगर है ना ये हमारी, इसको हम करते कह देते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है जी? दूसरा जो नाम हम इसको दे सकते हैं वो है जी नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक हो गया? नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 15,000 आ गया। जब हमारा नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, तो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हमने अब सिर्फ दो चीजें लेस करनी है। पहली चीज क्या है? इंटरेस्ट की फिगर। अगर कोई इंटरेस्ट आपको दिया गया है या आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो इंटरेस्ट की फिगर आपने यहां से लेस कर देनी। ठीक हो गया? और इंटरेस्ट के बाद जो नेक्स्ट फिगर है वो आपके टैक्सेस हैं, और टैक्सेस को फिर आपने यहाँ से माइनस करना है। आपकी टैक्स की फिगर जब माइनस होगी, तो मैं सपोज यहाँ पे टैक्स की फिगर लगा लेता हूँ, 2,000 टैक्स है। सिस्टम क्यों स्लो हो गया? हुआ तो नहीं पहले, लेकिन
खैर, हमने 15,000 में से 1200 को माइनस किया, तो ये हमारे पास आ गया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है। अहमद, मैं क्लास में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ? कॉल करता हूँ आपको मैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा जी। अच्छा जी, जब हम इंटरेस्ट निकाल देते हैं तो ये हमारी आ जाती है अर्निंग बिफोर टैक्सेस, और उसके बाद लास्ट में जब हम टैक्सेस निकाल देते हैं तो हमारा ये आ जाता है नेट प्रॉफिट। ठीक हो गया? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, या नेट प्रॉफिट हम इसको कहेंगे, या नेट इनकम हम इसको कह देते हैं। सपोज नेट इनकम भी हम इसको कह सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप है ना, ये याद रखना है आपने कि अगर आपने प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड कोई देना है, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड, तो वो आप पहले देंगे। प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड देना है तो हम उसको माइनस करेंगे। ये सपोज मैं कहता हूँ हमने 3000 जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड देना है, तो वो भी हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे। अब ये कंट्रोल यू किया और मैंने ये सारा जो डिविडेंड है उनको 3000 रुपए का 11,800 में से दे दिया, तो मेरे पास जो एंड पे अर्निंग आएगी वो दैट इज द अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ये जो आ गई है फिगर, ये है हमारे पास अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। ठीक हो गया? ये 8800 जो है हमारे कॉमन स्टॉक होल्डर्स के लिए अर्निंग अवेलेबल है। अच्छा, मैं कुछ चीजें ना इसमें अब हाईलाइट करूंगा। ये ईबीआईटी हो गई हाईलाइट हमारी, और ये ले जी, हाँ, ईबीआईटी हो गया, और ये अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर, इसको मैंने हाईलाइट कर लिया। ठीक हो गया? ये था जी हाइलाइटिंग का प्रोसेस। अब हमने क्या करना है, मैं अब आपसे कहता हूं कि यार कुछ सवाल हैं वो जो आपके बेसिकली सिंपल इनकम स्टेटमेंट से ही हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये मुझे आपको सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ये मैंने क्लास में करवाया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं तो मैं दोबारा करवा देता हूँ। करवा दूं दोबारा तो या फिर करवा ना देंगे करवाऊं? दोबारा, हाँ, करवा देंगे, दफा क्लियर हो जाएगा दोबारा। करवा सर जी देंगे तो करवा क्लियर दो। हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3, जी क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4। ये खुला नहीं क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की पिक्चर इसमें नहीं है,
तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 अगर रखता हूं, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों ने खोला हुआ है सामने अपने? हो गया? जी सर, खोला हुआ है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि ऑन December 31st, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है ऑन 31st December, Kathy Chen, a self-employed certified public accountant, completed her first full year in business. During the year, she billed 3,60,000 for her accounting services. उसने accounting services के लिए चार्ज किया कितना? 3,60,000। ये ले जी, मैंने सेल्स रेवेन्यू के अंदर या सर्विसेज रेवेन्यू के अंदर उसका मेंशन कर दिया 3,60,000। ठीक हो गया जी? ये 3,00,000 मैंने 60,000 उसका यहाँ पे माइनस कर दिया, लिख दिया एंटर। फिर कहते हैं जी, ड्यूरिंग she had 2 employees, a bookkeeper and a clerical assistant, in addition to her monthly salary of 8,000। उसकी मंथली सैलरी थी 8,000 की। तो हमने अब माइनस करने तमाम एक्सपेंसेस को। ठीक हो गया? ये मैं इधर लिख देता हूँ। ये है जी सर्विसेज रेवेन्यू, और इसमें से हम माइनस करने लगे हैं उसके तमाम एक्सपेंसेस को। माइनस एक्सपेंसेस पर्सनल सैलरी। पर्सनल सैलरी कितनी है उसकी जी? 8,000 पर मंथ है, तो वो कितनी बन जाएगी? पर्सनल सैलरी इज इक्वल टू 8,000 इंटू 12 हमने किया, 96,000 ये बन गई। अब ये सारे हमने एक्सपेंसेस हैं जो कि लेस करने। पर्सनल सैलरी को लेस किया। चैन पेड एनुअल सैलरीज ऑफ 48,000 एंड 36,000, ये उसके एम्प्लॉय सैलरीज हैं। एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है जी इसकी? पहले 48,000 है, फिर 36,000 है। ये सारे एक्सपेंसेस हमने सिर्फ लेस करने हैं और कुछ नहीं हमने इसमें से करना। 36,000 भी जो है उसकी एम्प्लॉयज की सैलरी है, इसको भी लेस कर दिया। ठीक है जी। एम्प्लॉय टैक्सेस एंड बेनिफिट कॉस्ट फॉर मिस्टर चैन एंड हर एम्प्लॉयज टोटल 34,600। एम्प्लॉयज टैक्सेस के नाम से मैंने यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर दी। कितना जी? 34,600। और बाकी जो है ऑफ एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस सप्लाईज इंक्लूडिंग पोस्टेज टोटल 10,400। ऑफिस सप्लाईज ये जो एक्सपेंसेस हैं वो कितने आ गए जनाब? 34,000, सॉरी 10,400। In addition, Mr. Chen spent 17,000 during the year on tax deductible travel and entertainment। ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट के लिए उसने खर्चा किया है 17,000 का। तो 17,000 को भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और 17,000 के बाद वो कहता है जी लीज पेमेंट उसने दी है फॉर द ऑफिस रेंट वाज 2,700 पर मंथ। तो लीज की पेमेंट हम लोग लिख देते हैं। लीज इज इक्वल टू lease is equal to 2,700 per month। 10,400 है। 2,700 into 12 करेंगे
ये लो भाई, हमारा ये निकल आया जी 27 इंटू लीज 2700 इंटू 12 किया तो 32,400 आया है। गलत लिखवा रहे थे तैयब। फिर एंड पे कहता है डेप्रिसिएशन। सर ऑफिस ऑफिस सप्लाई की बात कर रहा हूँ, ऊपर रेंट एंड ट्रैवल एंड एंटरटेनमेंट से ऊपर अच्छा यहाँ पे। 10 यहाँ पे गलत हो गया, 0 ज्यादा डल गए हैं। अरे भाई अच्छा जी, लीज लीज की पेमेंट आ गई और लीज के बाद हमारा ऑफिस फर्नीचर भी आ गया। ऑफिस सॉरी डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये काम जो है ना खराब हो गया। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 15,600। ठीक हो गया, 15,600 ये हमने मेंशन किया। और इसके बाद ड्यूरिंग द ईयर मिसेस चैन पेड इंटरेस्ट ऑफ 15,000 ऑन द 1,20,000 बोरोड कैपिटल। ठीक हो गया जी, उसने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, इंटरेस्ट पेमेंट की है जनाब ने। तो इंटरेस्ट की पेमेंट है 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये हमने इसके लिख दिए। अब सिंपल हमें क्या करना है, हमें सारी रकम जो है वो टोटल में से माइनस करनी है 3,60,000 में से। तो अभी हम सारी रकम को जो है वो माइनस कर देंगे, तो जो बाकी बचेगा वो हमारा जो है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। तो इस रकम को मैं ऐड कर लेता हूँ। ऑटो सम किया तो 3,05,000 बना। 3,60,000 में से 3,05,000 को हम माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा जी? ये बन जाएगा 55,000। 55,000 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से सिर्फ हमने क्या करना है, लेस टैक्सेस को नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद नहीं माइनस करनी। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद बेटा वो एग्जांपल है, ये एग्जांपल है पर्सनल फाइनेंस की। वो जो दूसरी है एग्जांपल है वो इनकम स्टेटमेंट की है कंपनीज की। तो ये पर्सनल फाइनेंस में हम इस तरह कर सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने किया। ठीक हो गया जी। ये आ गया जी, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लें या इंटरेस्ट डाल दिया हुआ इसके अंदर, तो इस हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं लिख सकते, हम इसको लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को। ठीक है जी। इसमें से हम टैक्सेस की अमाउंट को लेस करते हैं, इज इक्वल टू 55,000 मल्टीप्लाई बाय 30% है जी 0.30। तो ये हमारे पास 16,500 आ गया। 16,500 की रकम को 55,000 में से हम माइनस करेंगे तो 55,000 माइनस किया हमने 16,500 को तो 38,500 आ गया। और ये हमारा जो है आंसर है। इसका नाम क्या है कि ये हम लिख देंगे जी नेट इनकम या नेट प्रॉफिट। वो कहता है जी प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ये इसकी इनकम स्टेटमेंट हमने बना दी। और वो कहते हैं जी इवेल्युएट हर 2012 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। वैल्यूएशन क्या करनी है हम यहाँ पे बता सर देंगे एक कि वेल जी बेटा। सर ये जो लिखा हुआ है डेबिट पेड इंटरेस्ट 18,000, वो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट है। बोरोड वाली फिर ये कहाँ पे गई वैल्यू? बेटा बोरोड जो है ना ये लायबिलिटी में आ जाएगा 1,20,000। ये एक्सपेंस नहीं ना होता, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है ना वो सिर्फ एक्सपेंस है। जो बोरोड कैपिटल है या जो बोरोड अमाउंट है वो जी। हमारे लिए लायबिलिटी में जाएगा, वो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता, वो बैलेंस शीट में आती है चीज। मींस इसकी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। वो यहाँ पे वो वैल्यू नहीं है। ठीक हो गया। ओके थैंक्स। ठीक हो गया। अब एक सर काम आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने खुद करना है, उसके अंदर भी ये चीजें मौजूद है। जी ठीक हो गया। मैंने सोल्यूशन वैसे आप लोगों को सारों को दिया हुआ है, ये आप लोग यस सोल्यूशन सर में दिया।
सोल्यूशन दिया हुआ है, आप लोगों ने सोल्यूशन खोल के भी नहीं देखा हो ना, मुझे पता है बहुत से स्टूडेंट्स ने ऐसा काम किया होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है ना, ऐसे ही। नहीं देखा है, क्यों नहीं देखा? अच्छा चले, मैं क्वेश्चन नंबर 4 सर नहीं कर रहा, क्वेश्चन नंबर 4 इसके जैसा ही है बिल्कुल। जी बेटा। सर ये जो टैक्सेस आपने 30% निकाला, ये आपने नेट प्रॉफिट में से निकाला है? जी बेटा, नेट प्रॉफिट नेट में से ही निकलता है हमेशा, जितना नेट प्रॉफिट बचेगा ना ठीक है। उसके हाँ ऊपर जी हम प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेस की परसेंटेज लेंगे। ठीक हो गया? जी, ठीक है सर जी अच्छा, ठीक। अब हमने ना क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हम। मैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने अब हल करता हूँ। इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे मैं खोल भी लेता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 ओके, हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 और एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है फिल्म Incorporation ended 2012 with a net profit before tax of 2,18,000। अब ये देखो जरा सिंपली, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस की अगर वो बात करेगा हमारे साथ, तो हमने क्या करना है, सिंपली हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस वाली जगह पे चले जाते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस देखा हमने पहले था। इन अर्निंग बिफोर टैक्स के ऊपर हम चले जाते हैं यहाँ पे। अब ये अमाउंट वो बता रहा है हमें कितनी है जी, 2 लाख, कितनी बता रहा है वो, 18,000। 2,18,000 2,18,000। में बता। हमने क्या किया जी, हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लिखा और उसके नीचे हमने 2,18,000 को उसके सामने 2,18,000 को मेंशन कर दी। ठीक हो गया जी। उसके बाद वो कहता है जी, द कंपनी इज सब्जेक्ट टू अ टैक्स रेट ऑफ 40% and must pay 32,000 in preferred stock dividend। 2,18,000 के ऊपर टैक्स कितना लगा, 40% के हिसाब से। ठीक हो गया जी, 40% टैक्सेस है। अब ये आप फिगर छोड़ दें, ये आप जो येलो वाली चीज मैंने लिखी हुई है ना, आप देखें उसके सामने हमने क्या लिखा है, ये 40% का टैक्स रेट है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, हमने 2,18,000 का 40% ले लेना है, तो इनटू 0.4 और ये हमारे पास आ गया जी 87,200। ये जी मैंने कंट्रोल यू किया और अब मेरे पास आ गया 2,18,000 और माइनस करूंगा इसमें से मैं अमाउंट 87,200 की। तो 2 लाख जी बेटा। क्या सवाल है बेटा? मैंने कहा सर 2,18,000 का 40% लिया है ना? जी जी बेटा, 2,18,000 का 40% लेना है और कोई फिगर नहीं है जिसके ऊपर हम लोग टैक्स कैलकुलेट करें। बेटा बात यह है कि इनकम टैक्स आपकी उस इनकम पे होता है जो कि आपने अर्न की है, जो बच गई है आपके पास। ठीक हो गया ना? ओके तमाम सर। तमाम खर्चे निकाल के, कंपनीज के अंदर तमाम खर्चे निकाल के जो हमारे पास बचत होती है ना, उसके ऊपर टैक्स देना होता है। ठीक। यस फिर सर। आगे वो बात करता है कि भाई आपने नेट इनकम तो निकाल ली है, अब आपने क्या करना है कि 32,000 देना है किसको, प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड वालों को। तो अब माइनस कर दो भाई प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड वालों का 32,000। ये लें जी 32,000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। ये लें, कोई मुश्किल काम है? बिल्कुल नहीं। ये लें जी 1,30,800 में से हम लोग माइनस करने लगे हैं 32,000 को, तो ये आ गया 98,800। अब ये क्या है, ये हमारी अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स है। अब वो सवाल में कहता है जी, in preferred stock dividend before distributing any earnings on the 85,000 shares of common stock currently outstanding, calculate films 2012 अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर हमने निकालनी है। अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला है जी, याद रखना, अर्निंग पर शेयर Earning available on common stock holder
is equal to earnings available for common stock holders divided by, अरे भाई आजा भाई, डिवाइड कर साइड, divided by number of shares। ठीक हो गया? तो हमारे Okay. पास अर्निंग कितनी है? अर्निंग है हमारे पास 98,800 की, और नंबर ऑफ 98 98,800 है, और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 85,000 वो बता रहा है हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये 85,000 शेयर उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो हमारे पास पर शेयर जो अर्निंग आई है 1.1623 आई है। ठीक हो गया जी? ईपीएस हमने कैलकुलेट कर लिया, ईपीएस इज इक्वल टू 1.1623। ये था जी पार्ट ए। और अब हम पार्ट बी की तरफ जाते हैं। इफ द फर्म पेड कॉमन स्टॉक डिविडेंड ऑफ 0.80 पर शेयर, हाउ मेनी डॉलर्स विल गो टू द रिटेन्ड अर्निंग? बड़ा मजेदार सवाल है, कोई मसला नहीं है, हम इसको अभी हल कर लेते हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। वो हमें ये कह रहा है कि अगर आपके पास 85,000 शेयर होल्डर्स हैं, सॉरी शेयर्स हैं, और आप हर शेयर होल्डर को 80 पैसा डिविडेंड के तौर पे देते हैं, तो आपने असल में क्या किया है कि आपने अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट की है। अर्निंग कौन सी डिस्ट्रीब्यूट की है? जो आपने कमाई हुई थी। ठीक हो गया? वो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी है 68,000 एज डिविडेंड। जब आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो यहां पे जरा देखो कि आपके पास टोटल पैसा था कितना? 98,800 का। उसमें से आपने 68,000 जो है वो एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बकाया जो रकम बची है वो 30,800 है, और 30,800 जो है वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स में जाएगा। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब होता है ऐसी अर्निंग। आवाज सर कट रही आपकी है तो बहुत आवाज ही ज्यादा। बहुत कट रही है। अब आ रही है आवाज? अब आ रही यस है। सर। अच्छा, अब इस तरह है कि सेशन खत्म होने वाला है, मैं दूसरा लिंक आपको नेक्स्ट सेशन का भेजता हूँ, ठीक है? ओके। अच्छा, ओके सर। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर में से आप डिविडेंड देंगे, और उसके अलावा जो पैसा बच जाएगा वो आपकी रिटेन्ड अर्निंग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो पार्ट बी का आंसर बनता है वो 30,800 बनता है। ठीक हो गया? ये सवाल किसी को ना समझ आया हो तो सवाल पर कर ले मेरे से।